Hi guys, what's up? So today we are starting with a chapter called as FEMA. I hope you are watching all the revision sessions and I hope you are liking it. Now, do share the link of the video with your friends so that maximum people get the benefit of it. So please open FEMA. We'll be doing FEMA right now. So FEMA approximately comes for around 8 mark descriptive and 2 mark MCQ. That's close to 10 mark. FEMA is a very important chapter for your exam. So whenever you're attempting, make sure you do FEMA thoroughly. Okay. शुरू करते हैं हम लोग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कंपनीज एक्ट की बात करते हैं। कंपनीज एक्ट का जो ईयर होता है वो होता है 2013। अब हम बात करें फेमा की। फेमा का ईयर होगा 1999 है। तो फेमा के जो सेक्शन नंबर है वहां पर आप लिखोगे 1999, जो रूल्स है वो लिखेंगे 2000। सर क्यों बनाया गया? इट एम्स टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ। द एक्ट एम्स टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, प्रमोट द ऑर्डरली डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट कंडीशंस। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन है प्रीएम्बल की। ये सब कुछ काम का नहीं है, एग्जाम में ये सब आता नहीं है। एक्सटेंड ऑफ एप्लीकेशन अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। इट एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। इतना ही काम का, ये पेज में इतना ही काम का है। अब कुछ डेफिनेशन है जो एग्जाम में आ सकती है अपने को। पहला क्या है सर? फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब होता है फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या? फॉरेन करेंसी। सर फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है? एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब क्या है? एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। सर फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या इंक्लूड होगा? सर सब। सब मतलब डिपॉजिट्स, मतलब हमने जो पैसे एक्सेप्ट किए। क्रेडिट मतलब जो हमने, सॉरी डिपॉजिट मतलब जो हमने पैसे दिए। डिपॉजिट, क्रेडिट मतलब जो हमने लोन लिया। ठीक है, एंड बैलेंस इज पेएबल, बैलेंस इज पेएबल और ड्राफ्ट, ट्रैवलर्स चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस और ड्रॉल एंड पेएबल इन फॉरेन करेंसी और पेएबल इन इंडियन करेंसी। सर भले वो पेएबल फॉरेन करेंसी में, भले वो पेएबल इंडियन करेंसी में हो, पर ड्रॉन विदेश में कर रखा है अपन ने, तो वो क्या हो जाएगा? आपका फॉरेन एक्सचेंज होगा। तो फॉरेन एक्सचेंज की डेफिनेशन अपने को एग्जाम में आ सकती है। साथ में अपने को एमसीक्यू में पहचानने को आ सकते हैं। बताओ कि फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या नहीं आता या क्या क्या आता है, या इनमें से क्या आता है क्या नहीं आता, कॉम्बिनेशन बन सकता है। आपने लोन लिया है, आपने एफडी की है, आपको किसी को पेमेंट करनी है। ठीक है, भले वो पेमेंट फॉरेन करेंसी में हो तो ड्रॉ इंडिया में किया होगा, या वो अगर पेएबल इंडियन करेंसी तो ड्रॉ विदेश में किया होगा। इट ऑल्सो इंक्लूड्स फॉरेन करेंसी। फॉरेन करेंसी का मतलब क्या होगा? एनी करेंसी अदर देन इंडियन करेंसी। जैसे बोल दे डॉलर है, लोन टेकन इन जीबीपी, एफडी कर दिया अपने लेट अस अज्यूम पाउंड्स में, तो बताओ इसमें से क्या नहीं है क्या है? कुछ भी आ सकता है। सर करेंसी में क्या क्या आ सकता है? करेंसी नोट, पोस्टल ऑर्डर्स, चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, एलसीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिस एंड अदर सिमिलर इंस्ट्रूमेंट्स एज नोटिफाइड बाय आरबीआई। इस चैप्टर में जो माई बाप चलेगा वो चलेगा अपना आरबीआई। देन सर पर्सन में कौन कौन आएगा? पर्सन में सब आ जाएंगे। सब मतलब सब जो आपने इनकम टैक्स में पढ़ा है। इंडिविजुअल आ जाएगा, एचयूएफ आ जाएगा, कंपनी आ जाएगा, फर्म आ जाएगा, एओपी बीओआई आ जाएगा। एओपी बीओआई, देन एजेपी। एजेपी आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन एंड एनी बुआ। सर बुआ का मतलब क्या होता है? एनी ब्रांच, एनी ऑफिस, एनी एजेंसी ओन्ड और कंट्रोल बाय सच पर्सन, एनी बुआ। तो ये आप लोग इनकम टैक्स में पढ़ते हो, वो सेम है पूरा, प्लस लास्ट वाला क्या है? एनी बुआ। एनी बुआ ओन्ड और कंट्रोल बाय सच पर्सन। देन फिर इस चैप्टर की जो जान है बच्चा वो है प्राय और प्रॉय। तो मैं प्राय प्रॉय पढ़ा, साथ में आप सारे स्लाइड्स पढ़कर आइएगा, प्राय और प्रॉय। ठीक है, बहुत सिंपल है। वो कहता है कि आपको मिनिमम मिनिमम 183 डेज, कितना बच्चा? मिनिमम 183 डेज इंडिया में रहना पड़ेगा। अ पर्सन रेसिडिंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182। मैं कहता हूँ मोर देन 182 का मतलब क्या हो जाएगा बाबू? मिनिमम मिनिमम 183 डेज, मतलब नॉट लेस देन 183, एटलीस्ट 183 डेज आपको इंडिया में रहना पड़ेगा। कब? पिछले साल। अगर आप पिछले साल 183 डेज इंडिया में, तो आप इस साल क्या बन जाओगे? प्राय, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। अगर आप इंडिया में नहीं हो इतने दिन तो आप बन जाओगे प्रॉय, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। देन प्राय विल नॉट इंक्लूड ये दो चीजें। प्राय विल नॉट इंक्लूड ये दो चीजें, मतलब सर ये क्या हो जाएंगे? प्रॉय हो जाएंगे, क्योंकि चैप्टर में दो ही चीजें ना, या तो प्राय है या तो प्रॉय है। प्राय कब बनते हैं अपन? कि अगर अपन पिछले साल इंडिया में रहे 183 डेज तक, तो इस साल अपन क्या बन जाएंगे? इस साल अपन प्राय बन जाएंगे। इट विल नॉट इंक्लूड सर बी ए ई। इट विल नॉट इंक्लूड बी ए। सर बी मतलब क्या है? बिजनेस। अ पर्सन हु हैज गॉन फॉर बिजनेस और वोकेशन। Second, person who has gone for business or vocation, business or vocation. A, any other purpose indicating an intention to stay outside India for an indefinite, uncertain period. E, employment outside India. सर अगर कोई आदमी है जो बी ए ई के लिए गया है विदेश में, बिजनेस हो गया, एनी अदर पर्पस विच इंडिकेट इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टन पीरियड और एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, तो सर वो क्या हो जाएगा? सर वो प्राय नहीं होगा। अरे सर अगर वो प्राय नहीं होगा तो क्या होगा? प्रॉय होगा। अच्छा, वो कब से प्रॉय होता है ध्यान रखना। यहाँ पर मैं एक चीज लिखवा देता आपको। ठीक है, हु गो फॉर बी ए, बिजनेस के लिए गया है, एनी अदर गया, एम्प्लॉयमेंट गया है, तो ही विल बिकम प्रॉय
फ्रॉम द डेट he goes outside India. From the date he goes outside India, he will become pro from the date he goes outside India. बहुत सिंपल है, from the date he goes outside India. Clear? अच्छा, फिर wise, it will also not include क्या? A person who has come to India or stay in India temporarily without plans for employment based business or indefinite. Logical है सर. प्रोय कौन कौन हो जाएगा? प्रोय अगर कोई आदमी आता है इंडिया में काय के लिए, बीएई के लिए, बिजनेस इन इंडिया, इसको अपोजिट कर दीजिए, बिजनेस इन इंडिया, एनी अदर इन इंडिया, एनी अदर पर्पस इंडिकेटिंग इन अनसर्टेन पीरियड एंड इज इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया फॉर अनसर्टेन पीरियड, ई एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, सो ही विल बिकम प्रोय. कब से? सर फ्रॉम द डे ही कम्स टू इंडिया. बराबर, मतलब वो क्या बन जाएगा? वो प्राय बन जाएगा फ्रॉम द डे ही कम्स टू इंडिया. अब मैं कहता हूँ कि सर वो लोग कौन नहीं होंगे? सर जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एक दोस्त है कैथी यूएस में रहती है. कैथी इंडिया आई है देखने के लिए इंडिया को, हंगरी इंडिया पुअर इंडिया, हंगरी इंडिया पुअर इंडिया, बराबर, मेरे को देखने आई है. सो सर कैथी तो इंडिया आई ना टेम्पररी पर्पस के लिए आई ना, घूम के वापस चली जाएगी. क्या वो बिजनेस के लिए आई? नहीं सर. क्या वो एनी अदर के लिए आई? सर नहीं सर. क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए? नहीं सर. वो आई 7 दिन घूमी वापस चली गई. तो वो आज भी क्या है? वो तो प्रॉय है ना, वो तो आज भी प्रॉय है. हाँ, पर अगर आदमी काय के लिए आता है, बीएई के लिए आता है, तो वो क्या बन जाएगा? वो प्राय बन जाएगा, पर्सन रेसे इन इंडिया बन जाएगा. जैसे हम लोग जब विदेश में जा रहे हैं बीएई के लिए, सो वी बिकम प्रॉय फ्रॉम द डेट वी गो आउटसाइड इंडिया. सेम वे विदेश वाला आदमी इंडिया आता है बीएई के लिए, ही विल बिकम व्हाट? ही विल बिकम प्राय फ्रॉम द डे ही कम्स आउट इन इंडिया, फ्रॉम द डे ही कम्स इन इंडिया, ऑपोजिट करने का. ठीक है. अच्छा, कैथी का एग्जाम्पल यार, वो कैथी विदेश में थी, वो तो विदेश में रहती है सर, वो तो प्रॉय ही है. अच्छा, कैथी इंडिया आ गई, कहती इंडिया गए सर, क्या वो बिजनेस के लिए आई है? नहीं सर. क्या वो एनी अदर के लिए आई है? नहीं सर. क्या वो एम्प्लॉयमेंट के लिए आई है? नहीं सर. विदाउट टेम्परली विदाउट प्लान्स फॉर बीएई, तो सर वो आज भी प्रॉय है ना, वो तो घूम के चली गई. हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, हम लोग गए घूमने के लिए बैंकॉक 7 दिन के लिए, हम लोग क्या बिजनेस के लिए जा रहे बैंकॉक? नहीं सर. क्या हम लोग एनी अदर पर्पस के लिए जा रहे, इंडिकेटिंग इंटेंशन टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर अनसर्टेन? नहीं सर. हम लोग 7 दिन के जा रहे वापस आ जाएंगे. क्या हम लोग एम्प्लॉयमेंट के जा रहे? नहीं सर. तो आज भी हम लोग क्या है? हम लोग आज भी प्राय है, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया. क्लियर? अगर आप बीएई के लिए जाते हो, बीएई के लिए जाते हो, तो ही आप क्या बनोगे? प्रॉय बनोगे फ्रॉम द डे यू गो आउटसाइड इंडिया. वैसा वर्षा विदेश वाला आदमी इंडिया आता है घूमने के लिए, तो प्रॉय ही है. विदेश वाला आदमी इंडिया आता है बीए के लिए, क्या बन जाएगा? वो पीआरआई बन जाएगा फ्रॉम द डे ही कम्स इन इंडिया. क्लियर? फिर इसमें एक आरबीआई का सर्कुलर मैंने नोट्स में लिखवाया हुआ है, ध्यान रखना कि अगर कोई बच्चा पढ़ने जाता है विदेश, ठीक है, स्टडी के लिए गया 3 साल के लिए, बहुत सारे क्वेश्चन अपने क्वेश्चन बैंक में भी है, अपने बुक में भी है, मॉडल में भी है, पढ़ने के लिए गया है, तो सर ना तो वो बिजनेस के लिए गया, ना वो एनी अदर के लिए गया, ना वो एम्प्लॉयमेंट में आता है. पर आरबीआई क्या कहता है कि अगर आप पढ़ने गए हो तो भैया वहां पर आपने एक जॉब वॉब कर ली होगी, पार्ट टाइम जॉब, तो हम मान लेंगे आप एम्प्लॉयमेंट के लिए गए हो. तो अगर कोई क्वेश्चन आता है हायर स्टडीज के लिए, हम उसको मान लेंगे कि वो प्रॉय है फ्रॉम द डे ही गोज आउटसाइड इंडिया. वाइस वर्सा, कोई विदेश का बच्चा इंडिया आया है पढ़ने के लिए, मुंबई यूनिवर्सिटी आया पढ़ने के लिए, ठीक है, आईसीआई में आया पढ़ने के, तो ही विल बिकम पीआरआई फ्रॉम द डे ही कम्स इन इंडिया. तो स्टडीज अब्रॉड को हम क्या किस में मान लेंगे? एम्प्लॉयमेंट में मानेंगे, एज पर 8 दिसंबर का सर्कुलर ऑफ आरबीआई, ये लिखवाया है मैंने नोट्स में. देन सर अदर देन इंडिविजुअल्स, अदर इंडिविजुअल मतलब सर कंपनी हो गई. सो एनी पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड इन इंडिया, और एनी ब्रांच, एनी ऑफिस, एनी एजेंसी, एक सेकेंड, एनी ब्रांच, एनी ऑफिस, एनी एजेंसी, एनी बुआ बोलते हैं. सो कंपनी इन इंडिया, बुआ इन इंडिया. ठीक है, या वो जो बुआ है वो इंडिया में है, पर क्या कर रही है? वो ओन कर रही है, कंट्रोल कर रही है किसको? एक प्रॉय को. या अगर जो बुआ है वो विदेश में, वह किसको कंट्रोल कर रही है? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया को कंट्रोल करे. तो भी क्या बन जाएगा? सब कुछ प्राय है. एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा क्या बोलने का? प्राय है. ठीक है, इमेजिन करो मेरी एक कंपनी है इंडिया में, सर जो कंपनी है इंडिया में वो क्या बन जाएगी? सर वो प्राय है. वो कंपनी क्या कर रही है? एक बुआ है, ब्रांच है, एक ऑफिस है, एक एजेंसी है. कहां पर? सर लंदन में. सर जो लंदन ब्रांच है ना, लंदन ब्रांच क्या हो जाएगी? सर वो भी प्राय हो जाएगी. अभी जो लंदन ब्रांच है ना बाबू, जो लंदन बुआ है ना, वो क्या कर रही है? दुबई में एक बुआ है, उसको ओन कर रही है या उसको कंट्रोल कर रही है. तो लंदन वाली जो ब्रांच है वो किसको कंट्रोल करे? दुबई वाले को. तो सर लंदन वाली भी, ये दुबई वाली भी क्या हो जाएगी? प्राय हो जाएगी. सर सब प्राय है, कोई भी रिलेशन बना प्राय. अच्छा, इमेजिन करो एक कंपनी है जो कि यूके में है, सर वो तो क्या है? प्रॉय हो गई. बराबर. अब यूके वाले क्या कर रहे हैं? एक बुआ है हमारी, ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी, किधर? सर दिल्ली में. तो सर दिल्ली वाली ब्रांच क्या हो जाएगी? प्राय हो जाएगी. अब दिल्ली वाली जो ब्रांच है सर वो दुबई की बुआ को ओन कर रही है, कंट्रोल कर रही है, दुबई की बुआ को. तो सर दुबई वाली क्या हो जाएगी? सर वो प्राय हो जाएगी. भाई सब लोग प्राय है, सब मतलब बाबू सब प्राय हो जाएंगे. भैया इंडिया इंडिया दिखाना प्राय.
कुछ भी इंडिया इंडिया देखा अपना क्या हो जाएगा, प्राय हो जाएगा। क्लियर हो गया अपना? प्राय प्राय वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पक्का देखिएगा, 2 मार्क का 4 मार्क का आंसर। देन रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये वाली जो स्लाइड है खाली रीड करनी है सर। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, सर नो पर्सन शैल डील इन ट्रांसफर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी टू एनीवन हु इज नॉट एन एपी। एपी मतलब ऑथराइज पर्सन के थ्रू ही कर सकते हैं, जैसे बैंक हो गया, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर हो गया, थॉमस कुक हो गया, वैसा वो सब। सर पेमेंट टू और फॉर द क्रेडिट ऑफ नॉन रेसिडेंट, यूं ही पैसा आप किसी को दे नहीं सकते हो। रिसीव पेमेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ एनआरआई नहीं कर सकते एक्सेप्ट थ्रू एपी, ऑथराइज पर्सन के थ्रू। एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया लिंक टू एक्वायरिंग और ट्रांसफरिंग असेट्स आउटसाइड इंडिया, अगर आपको असेट भी खरीदना है तो भी आप नहीं कर सकते हो, करना है तो एपी के थ्रू करने का। ट्रांजैक्शन जो अलाउड है एज पर दी परमिशन विच इज जनरल और स्पेसिफिक परमिशन विद द आरबीआई, आप कर सकते हो पर वहां पर परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिशन बता रखी है लोग ने। देन होल्डिंग फॉरेन एक्सचेंज, सर अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट एक्वायर होल्ड ओन पजेस फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटीज और एक्वायर होल्ड ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया। तो जनरली आप कुछ भी ना फॉरेन सिक्योरिटीज ना फॉरेन एक्सचेंज ना प्रॉपर्टी विदेश में ले सकते, जनरली लेना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, परमिटेड एज पर द फेमा प्रोविजंस, ठीक है, जो प्रोविजन में परमिट है उसके थ्रू ही ले सकते हो। जनरली आप जैसे मेरा पैसा मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ नहीं सर, क्योंकि इंडिया से पैसा विदेश में जाएगा तो आरबीआई को दुख होगा। आरबीआई पता जनरली मत खरीद, मैं बता रहा हूँ तेरे को, हर एक के अलग अलग रूल है, सिक्योरिटीज के अलग अलग रूल है, आपको प्रॉपर्टी बाय करनी है उसकी रूल अलग है, आपको फॉरेन एक्सचेंज बाय करना है उसके लिए अलग रूल है, हमने बता रखा है। क्लियर हो गया? सो अब क्लास स्लाइड नंबर 1 2 3 4 पढ़कर आएंगे, बेसिक डेफिनेशन है, प्राय प्रोय बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं धीरे धीरे जूम कर दूंगा। तो जो पहली स्लाइड है वो तो कुछ काम के लिखा था, उसमें एक ही पॉइंट था, इट इज अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, तो पहली स्लाइड तो वेस्ट है, सेकंड से पढ़कर आएंगे। 2 3 4 रीड।
डन हो गया। नाउ अब करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट आंसर आएगा, देखो प्राई प्रॉय हो गया, एक आएगा कैट एंड कट। कैट होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, कट होता है करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन क्या होता है? इट इज परमिटेड अनलेस स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड इंक्लूडिंग पेमेंट्स फॉर फॉरेन ट्रेड सर्विसेज एटसेट्रा, ठीक है। So any person may sell or draw foreign exchange to from an authorized person for current account transaction, कोई restriction नहीं है। However, the CG may impose reasonable restriction in consultation with RBF in public interest, वो लिस्ट आगे दे रखी है। सर अगर आप पेमेंट करते हो कहाँ से? रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट से, EEFC से, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट से, या इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से, किसी का भी अपने को अप्रूवल नहीं चाहिए, किसी का भी अपने को अप्रूवल नहीं चाहिए, ठीक है। देन अगर किसी ने गिफ्ट दिया है प्राइन ए टू प्रॉय इंडिया को, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी अपना करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन हो जाएगा। क्रिएट्स एन असेट इन इंडिया फॉर द प्रॉय मेकिंग इट एन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। गिफ्ट बाय प्रॉय टू प्रॉय बाय रेमिटिंग फंड्स इंडिया, नो रेस्ट्रिक्शन, बट द रेसिडेंट कैन नॉट कीप फंड्स अब्रॉड, मस्ट ब्रिंग देम बैक टू इंडिया, ठीक है। गिफ्ट बाय प्राय टू प्रॉय इंडियन इन इंडिया इन इंडियन करेंसी, अच्छा इन इंडिया इन इंडियन करेंसी है ना, तो उसके लिए वो कैपिटल हो जाएगा क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है। ये करंट ही होना चाहिए, प्लीज मेक इट कैंसिल, इट इज करंट ओनली। मॉड्यूल के 3 एग्जाम्पल्स है, तीनों में वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है मॉड्यूल, क्योंकि अगर अपन ने गिफ्ट दिया है, ठीक है, डज नॉट क्रिएट एन एसेट इन इंडिया, सिंपल कर रहे हैं, गिफ्ट बाय प्राय टू प्रॉय डज नॉट क्रिएट एन एसेट, देयरफॉर इट्स अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। मॉड्यूल में 3 एग्जाम्पल से ध्यान रखना, जहां पर कैपिटल करंट अकाउंट है वहां पर करंट अकाउंट के 3 एग्जाम्पल दे रखे, तीनों में आप क्या बोलोगे? वो लगता कैपिटल है तो क्या आएगा? पर वो करंट ही है। फिर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, वो क्या कहता है? लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में हमको बोला गया अगर आप पर्सनल ट्रांजैक्शन कर रहे हो, ठीक है, अप टू $250,000 पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर, आई रिपीट $250,000 पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर, $250,000 पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर, कोई दिक्कत नहीं, बिंदास करो, किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फैमिली मेंबर्स कैन कंबाइन द रेमिटेंस फॉर पॉसिबल रेमिटेंसेस फॉर पॉसिबल पर्पज सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। जैसे अगर हम घर ले रहे हैं तो मैं मेरा और मेरी वाइफ का पैसा क्लब कर सकता हूँ, प्रोवाइड वो घर पे वाइफ का भी नाम हो। अब इमेजिन करो मम्मी भी है पापा भी है, तो ढाई 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 $10 लाख हो गया, हम चारों का मैं क्लब करके पैसा भेज सकता हूँ विदाउट आरबीआई का अप्रूवल, प्रोवाइड हम चारों उस प्रॉपर्टी के ओनर होने चाहिए, ठीक है। क्लबिंग ऑफ रेमिटेंसेस फॉर कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लाइक ओपनिंग बैंक अकाउंट बाइंग प्रॉपर्टी इज नॉट अलाउड। जनरली क्लबिंग अलाउड होती है बट सब्जेक्ट टू रेस्ट्रिक्शन, वो मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन बता दी कि रेस्ट्रिक्शन है वो परमिटेड है, वहां पर ज्वाइंट अकाउंट में सबका नाम होना चाहिए। फिर शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 3, ठीक है। शेड्यूल 1 होता है अपना प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, इसके लिए आप फॉरेन एक्सचेंज यूज ही नहीं कर सकते। कौन कौन से सर? सारे गंदे गंदे काम। सर लॉटरी के लिए मम्मी अलाउ नहीं करेगी, इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसिंग राइडिंग मम्मी अलाउ नहीं करेगी, परचेज ऑफ लॉटरी टिकट बैन प्रिस्क्राइब मैगजीन जैसे प्ले बॉय हो गया मम्मी अलाउ नहीं करेगी। सर कमीशन ऑन एक्सपोर्ट फॉर इक्विटी इन्वेस्टमेंट अब्रॉड नॉट अलाउड, ठीक है। रेमिटेंस फॉर डिविडेंड बैलेंसिंग, अगर वर्ड का डिविडेंड बैलेंसिंग, कॉल बैक सर्विस ऑफ द टेलीफोन्स इसके लिए, एंड इंटरेस्ट ऑन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपये अकाउंट स्कीम, ये 7 ट्रांजैक्शन के लिए क्या बोलता है सर? अपने को फॉरेन एक्सचेंज देना अलाउड ही नहीं है, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड, इट इज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड। देन नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन रिक्वायरिंग अप्रूवल ऑफ सीजी, सीजी का अप्रूवल। सर अगर कल्चरल टूर, हॉट फेवरेट आईसीआई का कल्चरल टूर, जैसे सोनू निगम अगर विदेश में गया है, शाहरुख खान विदेश में गया, अरिजीत सिंह विदेश में गया, वो लोग का कॉन्सर्ट चल रहा है, पीछे बैक डांसर्स होते हैं, उसको कल्चरल टूर्स बोलते हैं, उनको पेमेंट जाएगी फॉरेन करेंसी में जाएगी, तो उसके लिए क्या लगेगा अपने को? सीजी का अप्रूवल। सर एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया एक्सेप्ट $10,000, एक्सीडिंग $10,000, एक्सीडिंग $10,000, तो अपने को क्या लगेगा सर? अपने को सीजी का अप्रूवल लगेगा। सर ट्रांसपोर्ट की बात है, फ्रेट फॉर वेसल चार्टर्ड बाय पीएसयू, रेमिटेंस फॉर इंपोर्ट थ्रू ओशन ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट की सारी बातें सीजी में आ जाएगी, ठीक है। हायरिंग चार्ज और ट्रांसपोर्ट बाय टीवी चैनल, जैसे फॉर एग्जांपल एचबीओ, कार्टून नेटवर्क, स्टार वर्ल्ड, ये जो फॉरेन के चैनल अपन टाटा स्काई पे देख पा रहे हैं, तो टाटा स्काई पेमेंट कर रहा होगा, उसको क्या लगेगा? सीजी का अप्रूवल लगेगा। कंटेनर डिटेंशन चार्जेस एक्सीडिंग द प्रिस्क्राइब इट, कंटेनर डिटेंशन मतलब ये शिपिंग की रिलेटेड होगी तो ये भी ट्रांसपोर्ट की बात होगी। सर रेमिटेंसिंग द प्राइज मनी एक्सीडिंग $1 लाख, सो अगर फॉर एग्जांपल ब्रेटली ने क्रिकेट खेला यहाँ पर और क्या हो गया, गोकुलधाम प्रीमियर लीग जीपीएल हुआ है और उसको अगर $1 लाख से ज़्यादा दिया जाता है तो आप लोगों को क्या लगेगा? सीजी का अप्रूवल लगेगा। बट अगर वही नेशनल लेवल बॉडी, इंटरनेशनल लेवल बॉडी, स्पोर्ट्स लेवल बॉडी, नेशनल, इंटरनेशनल एंड स्टेट लेवल बॉडी, अगर ये तीनों ने दिया है, भले 1 लाख के ऊपर अप्रूवल नहीं लगेगा। गोकुलधाम प्रीमियर लीग अगर कर रहा है, $1,10,000 दे रहा है, तो आपको अप्रूवल देना पड़ेगा, ठीक है। मेंबरशिप ऑफ पीएनआई क्लब, पीएनआई का मतलब होता है प्रोटेक्शन इंडेमिनिटी क्लब, इनके भी सीजी का अप्रूवल लगेगा। फिर 1 to 7 में अपन क्या बोलते हैं? इफ द पेमेंट इज मेड आउट ऑफ आरएफसी ईएफसी अकाउंट, 1 to 7 में क्या बोलेंगे अपन?
इफ द पेमेंट इज मेड आउट ऑफ RFC EFC अकाउंट नो अप्रूवल रिक्वायर्ड। पर पॉइंट नंबर 8 में यहाँ पर लिखा हुआ है भले वो अपन ने RFC EFC से दिया, अपने को क्या लगेगा, फिर भी अप्रूवल लगेगा। जनरली अप्रूवल नहीं लगता, बट अगर PNI के लिए अगर अपन ने पेमेंट की है RFC EFC से, स्टिल अपने को अप्रूवल देना पड़ेगा। ये एक्सेप्शन की एक्सेप्शन हो गई। फिर RBI का तो 2.5 लाख का मैंने आपको बता दिया, इंडिविजुअल्स के 2.5 लाख पर पर्सन पर फाइनेंशियल बोला हुआ है। प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल भूटान, गिफ्ट डोनेशन, एम्प्लॉयमेंट अब्रॉड, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, स्टडीज अब्रॉड, देन अदर करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, उसके लिए अपने को $2.5 लाख पर पर्सन पर फाइनेंशियल दिया हुआ है। हावेवर अगर हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की, मेडिकल ट्रीटमेंट की, स्टडीज की, 2.5 लाख के ऊपर का भी अगर एस्टिमेशन आता है, जैसे मेरे को दुबई जाने को बोला, तो मेरे को दुबई के एम्प्लॉयर ने मुझे पैसा बोला कि आप 2,70,000 भेज दीजिए आपके घर वर्क के लिए, तो 2,70,000 वो लोग ने मेरे को बोला। मेडिकल ट्रीटमेंट डॉक्टर बोलता है 2,80,000 लग गया, तो मैं 2,80,000 भेजा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बोलते $3 लाख लग गया, तो मैं $3 लाख भेजा वहाँ पर। 2.5 लाख के ऊपर गया, अभी हमने पढ़ा, 2.5 लाख के ऊपर चलता तो RBI का अप्रूवल लगेगा। बट ये जो एस्टिमेशन आए विदेश से आए, भले इट इज एक्सीडिंग 2,50,000, भले इट इज एक्सीडिंग 2,50,000, अपने को RBI का अप्रूवल नहीं लगता। Any remittance exceeding this limit requires RBI approval, except for employment, medical treatment, and studies abroad, where the remittance beyond the limit is allowed if it is required by respective country, medical institute or the university। अगर उन्होंने अपने को बजट दिया है, आपने भले 2.5 लाख के ऊपर किया, तो RBI का अप्रूवल नहीं लगता। जनरली लगता है, पर इन 3 चीज में नहीं लगेगा। देन अदर देन इंडिविजुअल्स के लिए क्या कहते हैं, देखो, अगर अदर देन इंडिविजुअल बेसिकली कंपनी तो कॉर्पोरेट डोनेशन कर रही है। सर क्या कहता है, अगर द डोनेशन है कितना, एक्सीडिंग 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ द लास्ट 3 years और $50 लाख विच ईयर इज लेस, इतना तक किया तो कोई अप्रूवल नहीं। इसके ऊपर जाता है तो RBI का अप्रूवल है। जैसे अगर मैं कहता हूँ 1% ऑफ फॉरेक्स आता है, लेट अस अज्यूम $45 लाख और $50 लाख विच एवर इज लेस, तो मेरी लिमिट हो गई 45 लाख। क्वेश्चन कह रहा है $48 लाख मेरे को रेमिट करना है, $48 लाख प्रायर RBI का अप्रूवल। सर $44 लाख रेमिट करना है, नो अप्रूवल। $45 लाख करना है, नो अप्रूवल। यू डोंट हैव टू कंपेयर विद 45, यू डोंट हैव टू कंपेयर विद 50, यू हैव टू कंपेयर विद 45 और 50 विच इज लेस। मेरे एग्जांपल में वो 1% फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है, 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ द लास्ट 3 years विच इज लेस। कैसे याद करोगे, डोनेशन इज लेस, डोनेशन इज लेस। सर डोनेशन क्यों किया होगा अपन ने, कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स of shares in the reputed educational institute, then contribution towards non-investment funds promoted by educational institutes, contribution to technical institutes, bodies or associations in the field of the donor। नासा वासा को दे दिया कोई रिसर्च वाली कंपनी से, तो भैया 1% ऑफ फॉरेक्स और $50 लाख विच इज लेस, इतने तक करो, कोई टेंशन नहीं। इसके ऊपर गया तो RBI का अप्रूवल लगेगा। हाँ, इफ द पेमेंट इज मेड आउट ऑफ RFC EFC नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। देन ये आ जाएगा कमीशन। कमीशन दिया है अपन ने प्रॉपर्टी बेचने के लिए। सो 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और $25,000 विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। खाली डोनेशन में लेस है, बाकी दोनों में हायर आएगा। 2 लिमिट और आएंगे, वहाँ पर हायर आएगा। इतने तक अगर आप दे रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंडिया में जैसे nobroker.com है, वैसे सेम में US का कोई ब्रोकर था। हमारा एक लैंड था इंडिया में, यहाँ पर बिक नहीं रहा था, यहाँ पर कोई बेच नहीं पाता, तो विदेश वाला बोला मैं ऐसा बेच के दिखा दूंगा। उसने बेच दिया किसी को, तो मेरे को पैसे वो भेजेगा मेरा ब्रोकर, तो पैसा इंडिया में है, उसको बोलते हैं 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस। तो इनवर्ड रेमिटेंस है, अब मैं उसको कमीशन दूंगा, तो उसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और $25,000 विच एवर इज हायर, वो लिमिट हो गई। अब लिमिट के ऊपर अगर आप उसको कमीशन दे रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, RBI का अप्रूवल लगेगा। लिमिट के नीचे तक दे रहे हो तो कोई अप्रूवल नहीं लगेगा, 25,000 तक दे रहे हो तो भी नहीं लगेगा, लिमिट के ऊपर जाना चाहिए बस, ठीक है। देन कंसल्टेंसी, $1 करोड़ पर प्रोजेक्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। बड़ी बड़ी कंसल्टेंसी $1 करोड़ पर प्रोजेक्ट, छोटी कंसल्टेंसी वास्तु के लिए कंसल्टेंसी तो $10 लाख पर प्रोजेक्ट, बड़ी कंसल्टेंसी $1 करोड़ पर प्रोजेक्ट, छोटी कंसल्टेंसी $10 लाख पर प्रोजेक्ट, ठीक है, इतनी लिमिट है। इसके ऊपर जाएगा तो प्रायर RBI का अप्रूवल। इफ द पेमेंट इज मेड आउट ऑफ RFC EFC नो अप्रूवल। सर रेमिटेंसेज फॉर प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, सो प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस के लिए अपन क्या कर रहे हैं, उसको रेमिट कर रहे हैं वापस, तो क्या आएगा वापस है 5% ऑफ द इन्वेस्टमेंट ब्रॉड इनटू इंडिया और $1 लाख विच एवर इज हायर। यहाँ पर $1 लाख है विच इज हायर, यहाँ पर कमीशन के लिए $25,000 है विच इज हायर। याद रखना पड़ेगा, ये पूरा पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। खाली ध्यान रखो डोनेशन इज लेस, बाकी दोनों हायर हायर है,
कंसल्टेंसी में बड़ी कंसल्टेंसी इंफ्रा प्रोजेक्ट, ब्रिज बना रहे हो, रोड बना रहे हो, $1 crore पर प्रोजेक्ट है. छोटी कंसल्टेंसी $10 lakh पर प्रोजेक्ट है. ठीक है. रीड 5.6 एंड 15.6 एंड 15.7, मतलब ये 5, 6, 7. रीड 5, 6, 7.
कूल. नेक्स्ट, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. नेक्स्ट क्या कहता है? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. सर कुछ होते हैं परमिसेबल. तो परमिसेबल में ये लोगों ने क्या किया, लिस्ट दे रखी है कि भैया देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं आदमी इंडिया का हूं तो मेरा असेट और लायबिलिटी विदेश में होना चाहिए. अगर मैं आदमी विदेश का मतलब पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो उसका असेट लायबिलिटी इन इंडिया होना चाहिए. बहुत सिंपल है. देखो पहला, सीधा स्ट्रेट टू पॉइंट पढ़ते अपन. परमिसेबल ट्रांजैक्शंस आर लिस्टेड अंडर शेड्यूल 1 एंड शेड्यूल 2 ऑफ द रेगुलेशंस. सर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन फॉर पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, तो अगर पर्सन इन इंडिया में तो उसका असेट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया होगा. अबे तभी तो फेमा लगेगा ना. या फिर स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन फॉर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, अगर आदमी विदेश में तो उसका असेट लायबिलिटी इंडिया में होगा. देन ट्रांजैक्शन विद इन द लिमिट्स. अब देखो पहला है परमिसेबल ट्रांजैक्शन. देयर आर सर्टेन ट्रांजैक्शन व्हिच आर स्पेसिफाइड बाय आरबीआई एंड सीजी. देन रेस्ट्रिक्शंस कैन नॉट बी इम्पोज. दो चीजें पे है. पहला है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. इतना याद रखो, अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इस पर आरबीआई कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं ला सकता, नहीं ला सकता, नहीं ला सकता. इस पर आरबीआई कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं ला सकता. प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन. सर ट्रांजैक्शन कॉन्ट्रेनिंग फेमा ट्रांजैक्शन एंड ट्रांजैक्शन नॉट इन्वॉल्विंग क्रॉस बॉर्डर इन्वेस्टमेंट्स है और लोन्स. ठीक है, ये प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन है, ये छोड़ दीजिए. आगे आइए. अभी ट्रांजैक्शन विद नो रेस्ट्रिक्शन, ये बॉक्स काम का है, इसी का रेस्ट्रिक्शन है, मतलब इसी का एक्सटेंशन है आगे जो पढ़ा अपन ने. अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स एंड it says no restriction on foreign exchange drawl for loan amortization or no restriction on depreciation in the regular business activities, no restriction on drawal of foreign exchange for loan repayment. If I was outside India, I had taken a loan in foreign currency, I came back to India, obviously I would be paying the loan in the foreign currency only. आरबीआई उस पर कोई लिमिट नहीं लगा सकता. मेरा ब्रोकर विदेश में रहता है, मेरे को उसको मार्जिन मनी देना है, तो आरबीआई उसके लिए कोई लिमिट नहीं लगा सकता, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों चीज डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, ये दोनों पे आरबीआई कोई लिमिट नहीं लगा सकता. देन क्या क्या चीजें देख लीजिए, बहुत सिंपल है. सर पर्सन रेसिडेंट अगर इंडिया में, बाबू क्या है, पर्सन रेसिडेंट इंडिया, तो उसका सारा असेट लायबिलिटी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए. ठीक है, अगर पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, तो उसका असेट लायबिलिटी इंडिया में होनी चाहिए. तो ही वो क्या मान लेंगे, परमिसेबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन. तो ही क्या है, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है. तो ये दोनों बॉक्स खाली आपको रीड करने, एमसीक्यू में पहचानने को आ सकता है. हमारे लिए जो काम की चीज है वो ये चीजें है. सर परमिसेबल ट्रांजैक्शन क्या बोल दिया, $2.5 लाख है, अभी अपन आगे पढ़कर आए थे. सो जो 2,50,000 पर पर्सन पर फाइनेंशियल ईयर, वो क्या बोलते हैं, पहले आप कैपिटल के लिए यूज कर लीजिए, जो बचेगा फिर करंट के लिए यूज कर लीजिए. सर अभी अगर मेरे को करंट कैपिटल के लिए यूज नहीं करना है, मतलब मेरे को कोई विदेश में असेट बाय नहीं करना, खाली करंट के लिए यूज कीजिए. सो $2,50,000 के लोगों ने लिमिट दे दी. अगर आपको लोन लेना है $50,000 का ले लीजिए, 2 लाख खाली है. अब 2 लाख में से आप क्या करो, कैपिटल कर सकते हो या करंट कर लीजिए. आपने इमेजिन करो $25,000 की प्रॉपर्टी बाय कर ली, कोई दिक्कत नहीं है. 75 चला गया, अभी आपके पास अभी भी 175 पेंडिंग है, 175 का आप कैपिटल कर लो, करंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. ही कैनॉट यूज फॉर रेमिटेंस एफएटीएफ नॉन कोऑपरेटिव करेंसी, पाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, उन पे आप नहीं कर सकते, तो लॉजिकल चीज है. देन वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, प्रोहिबिटेड इन्वेस्टमेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट आंसर. सर कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कैनॉट इन्वेस्ट इन अ कंपनी जो क्या कर रही है, चिटफंड का धंधा कर रही है, निधि का कर रही है, एग्रीकल्चर का काम कर रही है, प्लांटेशन का काम कर रही है, फार्म हाउस का काम कर रही है, या फिर रियल एस्टेट बिजनेस का काम कर रही है, या फिर ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. ठीक है, यहाँ पर फार्म हाउस मिसिंग है, मैं लिख देता हूँ फार्म हाउस. सर चिटफंड निधि कंपनीज एएफपी, एएफपी का मतलब एग्रीकल्चर, फार्मर्स, प्लांटेशन, रियल एस्टेट बिजनेस, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. ये 5 चीज में प्रो इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ध्यान रखना, एमसीक्यू में आ सकता है. चिटफंड निधि कंपनी एएफपी, एएफपी इज एग्रीकल्चर, फार्मर्स, प्लांटेशन एंड रियल एस्टेट बिजनेस एंड टीडीआर, ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स. सर रियल एस्टेट बिजनेस में क्या क्या नहीं आता है, टाउनशिप, रेसिडेंशियल, कमर्शियल प्रीमाइसेस, रोड, ब्रिजेस एंड रेट्स. रेट्स इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट. अगर ये क्वेश्चन में आता है तो इसमें आप कर सकते हो. भैया वो क्या बोल रहे हैं, रियल एस्टेट में ये चीजें नहीं आती. जब रियल एस्टेट में ये चीजें नहीं आती, उसने बोला रियल एस्टेट में आप प्रो इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ये चीज रियल एस्टेट में नहीं आती, तो मतलब ये चीज में, ये चीज में, ये चीज में अटका नहीं है. 3 बार जानबूझ के वाले ये चीज में प्रो इन्वेस्ट कर सकता है. जैसे लोढ़ा का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, ओबेरा का कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, उसमें कराओ, कोई दिक्कत नहीं है. विदेश वालों को बोलो पैसा डाले. हाँ, चिटफंड निधि कंपनी एएफपी, रियल एस्टेट बिजनेस एंड टीडीआर में नहीं कर सकता वो. नॉर्थ कोरिया वो भी प्रोहिबिटेड है, नॉर्थ कोरिया का सब प्रोहिबिटेड है. वो याद करने की जरूरत नहीं, वो मॉडल में दे रखा है, पर पता है अपने को सब ये जो, क्योंकि सबको पता है नॉर्थ कोरिया है.
कॉन्ग जिम चिंग चोंग जोंग घोंग मना किया हुआ है, ठीक है। मेन आपको प्रोहिबिटेड याद रखने का है, कूल है। फटाफट इसको रीड कर लीजिए दोनों पेज। तो यहां से पढ़िए, एक तो अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन्स, डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई प्रोहिबिशन नहीं आ सकती, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं आ सकती। और प्राई के लिए क्या क्या अलाउड है, प्रोई के लिए क्या क्या अलाउड है, एंड प्रोहिबिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रीड।
Done? So full FEMA is done. Please solve the question from our question bank. Download it from our website. Please solve all the questions so that you are confident about FEMA. पूरा खत्म हो गया, पूरा FEMA finish समाप्त झाला. पसंद आया तो do share this video with your friends, WhatsApp group, Telegram, so that maximum लोग तक benefit हो. किसी को चार्ट बुक चाहिए तो वेबसाइट पे मिल जाएगी. See you in the next class. Bye guys, take care. Aim for a rank or 70 plus, whichever is earlier. Bye guys, take care.